क्या देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते रिजॉर्ट कल्चर, देहरादून की प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और पहाड़ों में पलायन की स्थिति पैदा करने का आपस में कोई संबंध है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या रिजॉर्ट अय्याशी के केंद्र बन गए हैं और उनमें बेटियों को स्पेशल सेवाएं देने के लिए बाध्य किया जा रहा है? क्या एलिवेटेड रोड इन्हीं अय्याशों को सुविधा देने के लिए बनाई जा रही है? क्या इस प्रस्तावित एलिवेटेड रोड से देहरादून के लोगों को वास्तव में कोई फायदा नहीं होने वाला है? और क्या इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के 3-4 सालों के दौरान देहरादून के लोगों को नारकीय जीवन जीने पर विवश होना पड़ेगा और हजारों लोगों को दमा और टीबी जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा? ये सवाल मैं अपनी तरफ से नहीं उठा रहा हूं, बल्कि देहरादून के विभिन्न जन संगठनों की ओर से आज यानी 17 सितंबर को बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया उससे यही सब बातें सामने आती हैं। मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलूंगा। थोड़ी सी बात देहरादून में राजकीय शिक्षकों के आंदोलन की भी होगी। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। देहरादून के कई जन संगठन रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का विरोध कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने एलिवेटेड रोड के विरोध के कारण गिनाए। उन्होंने घोषणा की कि एलिवेटेड रोड के विरोध में 21 सितंबर को देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल की ओर से बुलाई गई थी। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि एलिवेटेड रोड बड़े बड़े होटलों और रिजॉर्ट में जाने वालों की सुविधा के लिए बनाई जा रही है। इन रिजॉर्ट में आने वालों को स्पेशल सेवाएं देने के लिए बेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अंकिता भंडारी का मामला उठाया और कहा कि इसीलिए पहाड़ के लोगों को वहां से पलायन करके देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में आने के लिए विवश किया जा रहा है। के लिए देखिए, क्योंकि एक हम महिलाएं भी हैं और हमने यहाँ पे कल ही अंकिता का अंकिता हमारे बीच से गई थी। कल ही का वो दिन है जिससे उनकी हत्या की गई थी 18 तारीख सितंबर। तो हमें ये याद दिलाता है कि क्या जो पूरी तरह से जो योजनाएं आ रही हैं, जो पर्यटक के नाम पे यहाँ पे एलिवेटेड रोड लाई जा रही है, जिस तरह का विकास हो रहा है, जिस तरह से पहाड़ से हमारी पूरी जनसंख्या पहाड़ के पहाड़ खाली किए जा रहे हैं और वहां पे जमीनें बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेची जा रही हैं, जिस तरह से ऐशगाह बनाए जा रहे हैं, तो ये पर्यटक की क्या उस ऐशगाह में ले जाने के लिए बनाए जा रहे हैं? ये एलिवेटेड रोड क्या उसके लिए बन रही है? क्या और अंकिताएं भी यहाँ पे आगे जो यहाँ की लड़कियां हैं उनके साथ इस तरीके का ही फिर व्यवहार किया जाएगा? हमें सबसे ज्यादा जो खतरा है, एक महिला, मैं इनसे अलग एक बात कहना चाह रही हूँ, महिला होने के नाते भी और महिलाओं के बीच में काम करने के नाते भी, और जिस तरह से शराब, नशा और ड्रग्स यहाँ पे लाया जा रहा है, ये सब अय्याशी की चीजें हैं। जिस तरह से यहाँ पे पर्यटन के बढ़ावे के नाम पे ऐशगाह बनाए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, उन रिजॉर्टों के अंदर क्या हो रहा है? आप पर्यटकों को यहाँ पे लाके क्या दिखाना चाहते हैं? जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने से देहरादून के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके निर्माण के दौरान देहरादून की सड़कें तबाह हो जाएंगी क्योंकि बड़े बड़े ट्रक चलेंगे और धूल मिट्टी से लोग बीमारी का शिकार होंगे। जो हमारा मिडिल क्लास है, जो इसके समर्थन में कई बार बोल देता है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि ये योजना चंद दिनों में पूरी नहीं होने वाली है। ये योजना जो है, इसको बनते बनते 2-3 साल तो कम से कम लगेंगे। अब आप सोचिए कि होगा क्या। सबसे पहले घरों को तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जब नदी के तल को खोदेंगे पिलर गाड़ने के लिए तो उससे भी मलबा निकलेगा। तो विश्लेषकों का ये अनुमान है
कि इस सारी प्रक्रिया में लाखों टन मलबा इकट्ठा होगा इस शहर में, कहां डंप करेंगे? कैसे डंप करोगे? 10 टन का ट्रक लेके आइए, 1 लाख टन अगर आपको निकालना है शहर के बाहर तो आपको 10,000 ट्रिप्स चाहिए उस ट्रक के। 10,000 सिर्फ 1 लाख टन के लिए। अगर अनेक लाख टन हुए तो फिर आप सोच लीजिए कि यहां पर यातायात सुधरेगा कि बिगड़ेगा, यहां पर गड्ढे बढ़ेंगे और कितना ध्वनि प्रदूषण होगा। और जो लोग वहां आसपास अच्छे अच्छे मकानों में भी रहते हैं, जो सोचते हैं कि इससे हमें यातायात की सुविधा मिलेगी, तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ हवा प्रदूषण, मिट्टी, धूल सब उनके घरों में जाएगी। सरकारें और इंजीनियर सड़कें और ब्रिज बना सकते हैं, लेकिन नदियां और प्रकृति चाहें तो चंद घंटों में उनको नष्ट कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर में 10 जन सुनवाइयां हुई इस योजना पर, और अफसोस की बात है कि मीडिया की उपस्थिति कम थी, लेकिन उस 10 जन सुनवाइयों में जितने भी आम लोग बोले, चाहे वो बस्ती वाले थे, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग थे, चाहे वो आंदोलनकारी थे, सब ने 100% इस योजना का विरोध किया। सर्वोदय मंडल के हरवीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि एलिवेटेड रोड सिर्फ कमीशन के लिए बनाई जा रही है। एक नए नए प्रस्ताव, और हम तो साफ बात कहते हैं कि नए प्रस्ताव इसलिए लाए जा रहे हैं कि इनमें कमीशन खाने का मौका मिले, और बड़ी योजना और बड़ा कमीशन। सड़कें बह गई, पुल टूट गए, वो फिर बनेंगे, फिर कमीशन होगा। ये हम ये कह रहे हैं, विकास को विकास के तौर से लीजिए। उस पर आपने क्या कोई पर्यावरण का सर्वे कराया है सरकार ने इन सड़कों को बनाने से पहले? एलिवेटेड रोड से शहर बर्बाद नहीं हो रहा, और बहुत सारी योजनाएं हैं। और जो लोग पुराने हैं, जानने वाले, और आप लोग अपने दिल पर हाथ रखिए कि जब स्मार्ट सिटी की प्लान आया था, देहरादून शहर उससे पहले अच्छा था या आज स्मार्ट सिटी बनने के बाद ज्यादा अच्छा है? मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार को बार बार चेतावनी देने की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है, ये सरकार जानते हुए भी गलत काम कर रही है कि ये हिमालय जो है, ये सिर्फ उत्तराखंड का है, देहरादून वालों का थोड़ी है। इस हिमालय में तो पूरे हिंदुस्तान का, ये पूरे हिंदुस्तान के पर्यटन को, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहा है। सीपीआई के समर भंडारी ने कहा कि देहरादून के लिए एलिवेटेड रोड भविष्य में बड़ी तबाही का कारण बनेगी। अगर हाल का समय देखें तो केदारनाथ, ऋषिगंगा, जोशीमठ, धराली, थराली और अभी देहरादून की आपदा लगातार ये चेतावनी दे रही है सरकार को कि जो डेवलपमेंट का आपका मॉडल है वो विनाशकारी साबित हुआ है स्थानीय जनता के लिए, और विशेष रूप से जो वंचित तबका है। डेवलपमेंट का जो मॉडल उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार का हो सकता है, वो चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी का नहीं हो सकता है। लेकिन अंधाधुंध पर्यटन के नाम पर जो रिपोर्ट है सरकारी, लगभग 6 करोड़ पर्यटक पिछले साल उत्तराखंड में आए। करोड़ों गाड़ियां आएंगी, कैरिंग कैपेसिटी है, वहन करने की क्षमता है भूमि की। जोशीमठ धंस गया। तमाम शहरों में इस तरीके के संकट है, पहाड़ी जिलों में, और आप बेलगाम पर्यटन, और वो ये सरकार प्रचारित कहती है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा, इतने और आ गए। उस संकट को लगातार देखने के बेशर्मी और निर्लज्जता से इनकार कर रही है सरकार, जो लगातार पहाड़ों के अंदर दिखाई दे रहा है। अब कल परसों तो देहरादून में उसी तरीके का संकट दिखाई दे रहा है। इसलिए इन नीतियों के विरोध में और उत्तराखंड को एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए 21 तारीख को हम प्रतिरोध कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि अगर 1% भी संवेदनशीलता
इस सरकार के अंदर है। यहाँ की जनता के प्रति अगर जवाबदेही है तो जिस तरीके के डेवलपमेंट का मॉडल पेश करने की कोशिश सरकार कर रही है उससे अपना कदम पीछे खींचेगी। रवि चोपड़ा जी हैं, चाहे चारधाम का जो रोड विस्तारीकरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, तमाम सुझाव दिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट को बैठा देंगे, अल्टीमेटली उन्हें इस्तीफा दे के बाहर आना पड़ा। बैठाते हैं आप, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन उस पर 1% भी अमल नहीं करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि नीतियों पर पुनर्विचार करें और निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड ये पूरे इलाके के लिए विनाशकारी साबित होगी। इसको तत्काल इस पर सरकार पुनर्विचार करे। मैड फॉर बीटीडी के विवेक ने कहा कि सूख जाने के बावजूद रिस्पना और बिंदाल आज भी देहरादून को पीने के पानी को सप्लाई करने में, उपलब्ध करवाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। एलिवेटेड रोड इस लिहाज से भी बहुत खतरनाक है देहरादून के लिए। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद के एक नोटिफिकेशन में रिस्पना को गंगा रिवर बेसिन का ही पार्ट बोला गया है और आज भी देहरादून के पीने का पानी का बहुत बड़ा हिस्सा इन नदियों से आता है। इन्हीं नदियों के सब सरफेस फ्लो, जो जमीन के नीचे जो पानी बह रहा है, उसी से देहरादून का ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो जो घर सीधा नदी से पानी नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी देहरादून में आज पानी के जो अवेलेबिलिटी है वो इन्हीं नदियों में बहते पानी की वजह से है। हमको इस समय रिस्पना को रिजुवेनेट करने की बात करनी है, उसको उसके कैचमेंट एरियाज को प्रिजर्व करने की बात करनी है। मसूरी और धनौल्टी के हिल्स में जहां से ये पानी आता है वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोककर इन नदियों को कंजर्व करने के प्रयास करने हैं, ना कि हमको इनको विनाशकारी परियोजनाओं को लाने की कोशिश करनी है। एक बात और, अभी परसों रात को हम सभी ने देखा कि देहरादून में 6-10 घंटे की बरसात में कितनी त्रासदी मचाई। ये बात हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव रचित आपदा है। जब आप नदी में पानी के रास्ते को बहने को संकरा कर देंगे, उस पर आप अतिक्रमण करेंगे, उसके कैचमेंट एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन करके वो पेड़ काट के पहाड़ को ढीला कर देंगे, तो निश्चित तौर पे पानी में बहुत सारा मलबा आएगा और जब पानी का रास्ता छोटा हो जाएगा तो पानी की जो गति है वो बढ़ जाएगी। तो ना ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और नदी के रास्ते में जो भी सड़क, जो भी पुल, जो भी पिलर आप बनाएंगे सब लेके चली जाएगी नदी। तो ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि नदी को हमें उसके पूर्ण स्वरूप में, जिस तरह से वो 50 साल 100 साल पहले बहती है, उसी रूप में उसे बहने देना है। यही देहरादून वासियों की मांग है, यही देहरादून के लिए अच्छा है। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर SN सचान ने कहा कि रिस्पना और बिंदाल के तटों को पहले ही सकरा कर दिया गया है अतिक्रमण करके। एलिवेटेड रोड इन नदियों पर बनी तो यह विनाशकारी साबित होगा। अभी परसों रात की घटना को केवल इंगित करूंगा जो रिस्पना और बिंदाल में हुआ। रिस्पना की आप चौड़ाई जानते हैं, उसमें पिलर आएंगे। जब पिलर आएंगे, रिस्पना नदी है, एक मुख्यमंत्री तो रिस्पना कह दिया था, तो एक तरफ एनजीटी कहता है कि हम नदियों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 200 मीटर दूर जो है कोई मकान बनेगा, एक तरफ तो ये है, और हम नदी के बीच में पिलर खड़ा करके हम अवरोध रोकेंगे पानी के। और जैसा कि प्रोफ साहब ने बताया, चोपड़ा जी ने, कि कम से कम 3-4 साल लगेगा। 3-4 साल में 3 बरसात आएंगी, और जब 3 बरसात आएंगी और पिलर खड़े कर रहे होंगे और ये सब बह के चले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमजीत सिंह तक्कड़ और विमला कोहली भी मौजूद थे। अब एक नजर शिक्षकों के देहरादून कूच पर। अपनी कई मांगों को लेकर राजकीय शिक्षकों ने आज 17 सितंबर को देहरादून कूच किया। सरकार ने भरपूर प्रयास किया कि शिक्षक देहरादून न पहुंच सके।
जगह जगह शिक्षकों को रोका गया, गाड़ियां रोक कर पूछा गया कि कहीं तुम टीचर तो नहीं हो, देहरादून नहीं जाओगे। देहरादून के एसएसपी ने बाकायदा सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को चिट्ठी लिखकर कहा कि शिक्षकों को देहरादून से आने से रोका जाए और उन्हें अपने जिले में ही रोक दें। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे और अपना विरोध दर्ज किया। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। सीधी भर्ती निरस्त करो, सीधी भर्ती निरस्त करो, 100% पदोन्नति बहाल करो, 100% पदोन्नति बहाल करो, किसानों प्रक्रिया जारी करो, किसानों प्रक्रिया प्रारंभ करो। भारत माता की, माता की, माता की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, वीडियो पर कमेंट के रूप में हो सकता है, इस वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। हम किसी धन्ना सेठ के सामने या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।